बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 2 की एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 की तमाम एग्जाम्पल्स कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम एग्जाम्पल्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है बेटा, आज हमने कंप्लीट एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर तमाम एग्जाम्पल को रिजॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 2 वन शॉट वीडियो है ये आज के लिए हमारे पास। ठीक है, हमारे पास जो टोटल एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक के अंदर वो एग्जाम्पल नंबर 1 टू लेकर और लास्ट एग्जाम्पल आपके पेज नंबर 32 एग्जाम्पल नंबर 13 तक इनके तमाम के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूं। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी तो एग्जाम्पल्स भी समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा, आज का वीडियो लेक्चर भी इंटरेस्टिंग है, कुछ नई चीजें भी आएंगी डोमेन रेंज के हवाले से भी और ग्राफिकल सॉल्यूशंस के हवाले से भी। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले 2.1 से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि आपकी बुक के पेज 23 पर मौजूद है। चलिए बेटा, चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हमें ये फंक्शन गिवन है और हमने इन फंक्शंस की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। बड़े सिंपल से सवाल हैं, चलें स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 1, हमें पहले ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ 0। जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर हम 0 पुट करेंगे। x की जगह 0 तो ये 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वेयर प्लस 4x, x की जगह क्या आ जाएगा 0 माइनस 1। जब आगे सिंप्लीफाई करेंगे 0 का क्यूब 0, इसको सॉल्व करेंगे ये भी आंसर 0 मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये भी आंसर 0, तो आंसर हमारे पास फर्स्ट पार्ट का क्या आएगा -1 के इक्वल। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ -1, जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर अब हमने 1 पुट करना है x की जगह। तो पहले x का क्यूब यानी 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, 1 का स्क्वेयर प्लस 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी -1। सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का क्यूब 1 होता है हमारे पास, 1 का स्क्वेयर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 4 आ जाएगा -1। ठीक है बेटा, ये कैंसिल आउट होगा इसके साथ, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो +2 हमें आंसर मिल जाएगा सेकेंड पार्ट का। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट, एफ ऑफ -2। अब x की जगह यहां पर अब हम -2 पुट करेंगे तो पहले आ जाएगा -2 का क्यूब -2 इंटू एक्स स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू कितनी है -2 का स्क्वेयर प्लस 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू -2 -1 आ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसका कैलकुलेटर से आपने आंसर चेक करना है, -8 आता है, ये माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव 4 आएगा, इसका आंसर 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी -8 बनेगा हमारे पास। ठीक है, 4 2 8, ये भी -8 आएगा और लास्ट में -1। जब इन सब को सॉल्व करेंगे -8 -8 -8 -1 तो -25 इसका आंसर मिलेगा हमें थर्ड पार्ट का। अब स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। अब हमने x की जगह 1 + x पुट करना है, तो ये x का क्यूब है। अब x की जगह लिखेंगे हम 1 + x का क्यूब। ठीक है, यहां पर भी x है तो x की जगह क्या लिखना है हमने -2 इंटू 1 + x का स्क्वेयर प्लस 4x, x की जगह क्या लिखना है 1 + x। बस इसे सिंप्लीफाई करते हैं। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा क्यूब का फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, a + b का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब 3a² b, 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये फॉर्मूला यूज करेंगे।
ए का क्यूब प्लस 3 a² b प्लस, और उसके बाद आएगा 3 a b का स्क्वायर, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू x, x का स्क्वायर प्लस b का क्यूब यानी x का क्यूब आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब ये तो स्क्वायर का फॉर्मूला सिंपल, ये तमाम बच्चों को याद होता है। ये आ जाएगा a² b² प्लस 2a इंटू b। ये स्क्वायर फॉर्मूला ओपन किया इसका, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 4x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाई करेंगे तो 3x आएगा, ये 1 वैसे ही ये x² प्लस 3x², ये साथ में क्या आ जाएगा x का क्यूब। अब ये आ जाएगा अंदर -2 को मल्टीप्लाई भी करते जाना साथ साथ, 1 का स्क्वायर 1, जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, x² है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x का स्क्वायर आएगा, माइनस प्लस -2 2 4, साथ में क्या आ जाएगा x आ जाएगा, प्लस 4x माइनस 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1 इस 1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और वैल्यू चेक करते जो कैंसिल आउट होती है, ये 4x माइनस 4x प्लस 4x, ये भी कैंसिल आउट हो चुका। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आंसर बनता है हमारे पास, x³ ये पहले वैसे ही आ जाएगा, ये 3x² माइनस 2x², इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जस्ट x² बनेगा, ये भी सॉल्व हो गया। उसके बाद x वाली टर्म जस्ट हमारे पास 3x है, वो 3x आ जाएगा, -2 प्लस 4 आंसर इज 2। तो ये हमारे पास इस पार्ट का सॉल्यूशन आ जाएगा, फोर्थ पार्ट का। ठीक है बेटा, अब लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जो आपकी बुक में गिवन है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, f(1/x), ये पार्ट रह गया जो मैं अब लिख रहा हूं, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए बेटा, यहां पर 1/x है, जहां पर भी x लिखा हुआ है वहां पर हमने 1/x लिखना है, तो 1/x का क्यूब -2 1/x का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/x। सिंपल, जहां जहां x लिखा था वहां पर हमने x स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, चले जी इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का क्यूब 1 ही होता है, वो 1 ही आ जाएगा, x का क्यूब बनेगा नीचे -2, और 2 इधर आंसर आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2/x², तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/x -1। ठीक है, अब आपकी बुक में एज इट इज ही आंसर लिखा हुआ है तो इसका मैं एलसीएम नहीं ले रहा, एलसीएम भी लेके आप आगे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं एज यू विश। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एंड पे यहां पर आपकी बुक में रेफरेंस है x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं होगा इस केस के अंदर। ठीक है, तो ये भी लिखना लाजमी है। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब हम चलिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल x², इसकी हमने डोमेन एंड रेंज कैलकुलेट करनी है, ये बताना है डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की और रेंज क्या होगी इस फंक्शन की। अच्छा बेटा, डोमेन और रेंज का कंसेप्ट बेसिक सीख लेते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि आगे 3 एग्जांपल्स हमारे पास इसी से रिलेटेड है। डोमेन इनपुट ऑफ ए फंक्शन कहलाती है हमारे पास। ठीक है, डोमेन क्या होती है, इनपुट ऑफ फंक्शन, ये कीप इन माइंड, अपने जहन में रखिए। और रेंज जो होती है हमारे पास, इनपुट करने से जो आउटपुट मिले, आउटपुट ऑफ फंक्शन, वो हमारे पास रेंज कहलाती है। तो हमने ये बताना है कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी जो हमें गिवन है x²। ठीक है बेटा, अच्छा अब सेट जो यूज करना है इसकी डोमेन और रेंज बताने के लिए, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स -∞ से +∞,
वो नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं, इररेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर हम यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक आइडिया बता देते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या है यहां पर, एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहां पर 1 पुट करूं, 1 का स्क्वायर इनपुट करने से इसकी आउटपुट मुझे मिल रही है, आंसर आ रहा है। इनपुट करने से आउटपुट आनी चाहिए। अगर कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए जिस पर इनपुट करने से आंसर ना मिले, वो हमारे पास डोमेन का पार्ट नहीं होता। कीप इन माइंड, ये चीज जहन नशीन कर लीजिए। अगर मैं यहां पर 0 पुट करूं एक्स की जगह, 0 का स्क्वायर आंसर इज 0। अगर मैं नेगेटिव नंबर भी पुट कर दूं -1 का स्क्वायर, तो वो भी मेरे पास क्या आ जाएगा 1। यानी इनपुट करने से आउटपुट मिल रही है। ये हमारे पास सिंपल क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर है। अच्छा बेटा एक बात याद रखिए, जब आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाए सिंपल, उसकी जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। डोमेन से मुराद जो मर्जी रियल नंबर पुट करें आपको आंसर लाजमी मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास इधर आप एक लाइन लिख लीजिए अपनी आसानी के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो मर्जी रियल नंबर लें, चाहे आप पॉजिटिव लें, चाहे नेगेटिव लें, चाहे जीरो वाला नंबर लें, रैशनल लें, जो मर्जी लें, फॉर आर रियल नंबर्स, देन हमारे पास आंसर जरूर आएगा। देखिए चाहे मैं पॉजिटिव पुट कर रहा हूं चाहे नेगेटिव पुट कर रहा हूं, आंसर मुझे पॉजिटिव मिल रहा है। नॉन नेगेटिव जीरो भी आ रहा है। अगर जीरो भी आए उसे नॉन नेगेटिव नंबर्स कहा जाता है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, देन एक्स बिलोंग्स टू, हमारे पास सॉरी ये लाइन रहने दीजिए, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो मर्जी रियल नंबर पुट करें, देन जो एफ ऑफ एक्स का आंसर होगा हमारे पास, क्या, एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। क्या होगी, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ये इस फंक्शन के लिए है। जस्ट आपको मैंने बताया चाहे पॉजिटिव पुट किया चाहे नेगेटिव नंबर पुट किया, लेकिन जीरो नंबर नॉन नेगेटिव के अंदर आता है, तो जीरो भी आंसर दे रहा है हमें। तो पॉजिटिव ही और जीरो अगर आ जाए तो नॉन नेगेटिव नंबर कहलाता है। यानी जो मर्जी रियल नंबर पुट करें, एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। हेंस तो फिर हम डोमेन क्या लिखेंगे इसकी, जो डोमेन हमारे पास बनेगी इस फंक्शन की, डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर, चाहे जो मर्जी नंबर पुट करें हमें आंसर लाजमी मिलेगा। तो इसकी जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी। एफ ऑफ एक्स इसकी आउटपुट हमेशा पॉजिटिव और साथ में जीरो। अगर पॉजिटिव के साथ जीरो आ जाए तो वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स कहलाती है हमारे पास। ठीक है, तो इसकी जो रेंज कहलाएगी वो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 0 से इंफिनिटी। यानी मिनिमम आंसर इसका 0 होगा, मैक्सिमम जो मर्जी आ जाए। सबसे छोटा आंसर नॉन नेगेटिव नंबर्स को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन और रेंज ये बनेगी। ये बेसिक्स कंसेप्ट है, बिल्कुल सिंपल। अगर ये चीज समझ आएगी फिर आपके लिए डोमेन और रेंज कैलकुलेट करना अदर फंक्शंस के लिए बहुत आसान होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 2 की। स्टेटमेंट है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। ये हमें फंक्शन गिवन है P ओवर Q की फॉर्म में, इसकी हमने डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, जो एग्जांपल नंबर 3 में हमें फंक्शन गिवन है वो हमारे पास P ओवर Q की फॉर्म में फंक्शन है, यानी रैशनल फंक्शन और प्रॉपर है। ये आपको पहचान होनी चाहिए, प्रॉपर और इनप्रॉपर की, जो हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, ये P ओवर Q की फॉर्म में फंक्शन है। जब भी आपके पास P ओवर Q की फॉर्म में फंक्शन आ जाए, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए गलती से तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। चेक करते हैं जी। ये मैंने एक P ओवर Q की फॉर्म में नंबर लेना है, जैसे 5 डिवाइडेड बाय नीचे 0 कर देते हैं। अगर नीचे 0 करेंगे तो मैथ एरर डज नॉट एग्जिस्ट। अगर डिनोमिनेटर में नीचे Q वाले फंक्शन में अगर ये वैल्यू 0 हो जाए तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती।
अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो पार्ट ऑफ डोमेन नहीं होती हमारे पास, उसे डोमेन में से एक्सक्लूड करना होता है, निकालना होता है हमने। ठीक है बेटा, चले तलाश करते हैं वो कौन से नंबर्स हैं जहां पर हमारी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, यानी फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। चले स्टार्ट करते हैं। जब भी आपके पास ऐसा फंक्शन आ जाए पी ओवर क्यू की फॉर्म में, तो आपने कैसे सॉल्व करनी है डोमेन, तो लाइन लिखेंगे हम एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड से मुराद वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। कब? अगर ये वैल्यू जीरो हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू जीरो, अगर ये वैल्यू जीरो हो पूरी की पूरी, ठीक है, तो फिर हमारा फंक्शन डिफाइंड यानी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम ये चेक करेंगे इसको सॉल्व करके वो एक्स की कौन सी वैल्यूज है जिन पर हमारा आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है बेटा, चले सॉल्व करते हैं। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट लेने से एक +2 और -2। आप इधर देख सॉल्व भी कर सकते हैं, चाहे आप +2 पुट करें 4 - 4 बनता है। चले जी चेक करते हैं जी, हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, x ओवर एक्स स्क्वायर -4। पहले मैं +2 पुट करता हूं। जब +2 पुट करेंगे ऊपर तो 2 ही रहेगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 4 - 4 0, 2/0 डज नॉट एग्जिस्ट। चाहे अब -2 पुट करके देख लें तो ये -2 पुट करने से भी ये 4 - 4 2/0 डज नॉट एग्जिस्ट। ना आपको आंसर 2 पे मिलेगा ना आपको आंसर -2 पे मिलेगा, यानी ये 2 और -2 ये डोमेन का पार्ट नहीं होगा। ठीक है बेटा, चले जी अब इसकी डोमेन कैसे लिखेंगे। फाइनली डोमेन हमारे पास जो डोमेन आएगी इस फंक्शन की, बड़ा सिंपल सा मैंने तरीकाकार बता दिया आपको, सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्योंकि हमने सेट ऑफ रियल नंबर में से माइनस यानी एक्सक्लूड करने हैं, निकालने हैं जिस पर हमारा आंसर नहीं आता। कौन से दो नंबर, एक -2 दूसरा +2। यहां पे दरमियानी ब्रैकेट यूज करने हैं। अगर आपके पास फाइनाइट नंबर पर वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, फाइनाइट नंबर यानी ये टोटल दो नंबर्स हैं -2 +2, तो आपने दरमियानी ब्रैकेट यूज करनी है। फाइनाइट नंबर्स के लिए हम ये ब्रैकेट यूज करते हैं। तो ये डोमेन होगी सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट -2 और 2, यानी इन दो नंबर में हमारा आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है बेटा, अब रेंज कैसे चेक करनी है इस फंक्शन की। रेंज जैसे आपकी बुक में सोल्व किया वैसे ही सॉल्व करेंगे हम। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, आपको डायरेक्ट में एंड में भी बता सकता हूं कि इसको कैलकुलेट इस तरह के फंक्शन की डोमेन और रेंज इस तरह की कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा बेटा, आपकी बुक में ये सॉल्व किया, इसी तरह सॉल्व करते हैं जैसे लिखा हुआ है। आंसर वो तो मैंने लिख दिया जैसे डोमेन का लिखा हुआ है, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट -2 2, या इस तरह लिख ले, दोनों एक ही बात है। अब आते हैं फॉर रेंज के लिए। किसके लिए? फॉर रेंज के लिए आपने इसका इनवर्स कैलकुलेट करना है इस फंक्शन का। ठीक है, क्या इनवर्स बनाना है। ठीक है, चलो जी इनवर्स बनाना हम सीख चुके हैं। अब एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, इनवर्स इस फंक्शन का कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो f ऑफ x है इसे लेट कर लेंगे हम y के इक्वल। किसके बराबर? y के इक्वल। ठीक है बेटा, जब इसको y लेट कर लिया, अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम तो मैं इस f ऑफ x की जगह लिखूंगा y इक्वल x ओवर एक्स स्क्वायर -4। तो इसको सॉल्व करना है x के लिए, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है x का फंक्शन बना के। ये इधर आगे क्या होगा? मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाई, ये भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ -4y और इक्वल टू x। x इधर जाके क्या करेंगे हम? -4y। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x के अंदर। एक्स स्क्वायर का ये कोफिशिएंट नंबर मान लें। हमारे पास ये इक्वेशन x और y में है, लेकिन हम x के लिए सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक की आपको पहचान है,
वो क्या होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इसी तरह की शक्ल में है। इसको सॉल्व करेंगे बाय फार्मूले की मदद से। बाय फार्मूला यूज करते हैं x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। चलिए जी, फार्मूला हमें मालूम है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहां पे जो a की वैल्यू हमारे पास है वो y है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, और b की वैल्यू हमारे पास है -1, ये साइन -1 का आएगा, और लास्ट में c -4। चलिए बेटा, और c की वैल्यू हमारे पास 4y है, सॉरी इसे करेक्ट कर ले, -4y के बराबर है। यानी इसके साथ कंपेयर करें एक्स स्क्वेयर a की वैल्यू y है, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -4y है। ठीक है बेटा, चले जी इस फॉर्मूले के अंदर रिप्लेस करते, तो x इक्वल -b, b की वैल्यू -1 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर -1 का स्क्वेयर -4a की वैल्यू y और c की वैल्यू -4y आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू हमारे पास y के बराबर आ जाएगी। तो फाइनली माइनस माइनस +1 प्लस माइनस ये -1 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस +16y² डिवाइडेड बाय 2y। ये हमारे पास ऑलमोस्ट इनवर्स आ चुका है, ये इनवर्स ही है। यहां पर हमारे पास y इज इक्वल टू f(x), ये y इन टर्म्स ऑफ x है, ये x इन टर्म्स ऑफ y। जब x इन टर्म्स ऑफ y बन जाए तो उसका इनवर्स फंक्शन बन जाता है। अब जरा इधर देखते हैं, तो ये भी तो p/q की फॉर्म में हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, अगर नीचे 0 आ जाए तो ये वाला x डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। तो फॉर ऑल जो मर्जी नंबर y का ले एक्सेप्ट 0, अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। ठीक है बेटा, इफ y इक्वल टू 0 तो x डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा इस इनवर्स फंक्शन के मुताबिक। ठीक है, अच्छा बेटा, यहां पर इनवर्स फंक्शन के मुताबिक हमारे पास y 0 पुट करने से x का आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है बेटा, क्योंकि नीचे 0 बन जाए तो मैथ एरर आता है, वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब हमारे पास जो इसके मुताबिक जो रेंज बनेगी सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0, यानी 0 पर हमारा आंसर नहीं आता। लेकिन यहां पर हमारा फाइनल सॉल्यूशन नहीं होगा इन फंक्शन के लिए, क्योंकि ये हमारे पास p/q की फॉर्म में प्रॉपर है, जो चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम पढ़ चुके हैं। अगर ऊपर डिग्री 1 नीचे डिग्री 2 हो, इक्वल ना हो, तो फिर ये जो इनवर्स कैलकुलेट करने से y की वैल्यू 0 जहां पर हमारा आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसको हम वेरीफाइड करेंगे। कैसे वेरीफाइड करेंगे? इस y को इस f(x), क्योंकि f(x) की वैल्यू क्या है हमारे पास y, यानी इसकी जगह हम ये वैल्यू 0 पुट करेंगे। अगर y की वैल्यू 0 पुट करने से x का आंसर 0 आएगा तो फिर हमारी रेंज ये नहीं होगी। ठीक है बेटा, चले आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो y है 0 इस f(x) की जगह रखते हैं। अगर हम y इस f(x) की जगह 0 रखें तो हमारे पास क्या बनता है, x² - 4। ये इधर आके मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई होगा तो x का आंसर क्या आएगा, 0 के बराबर। देखिए यहां से हमें क्या मिलता है, यानी y 0 पुट करने से अगर x का आंसर 0 मिल जाए, यहां पर तो हम बात कर रहे थे कि डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ये 0 0 आ जाए तो फिर हमारी रेंज ये नहीं होगी, ये इंक्लूड हो जाएगी इसके अंदर। अगर y 0 पुट करने से x का आंसर 0 ना आए तो फिर ये 0 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो फाइनली इस फंक्शन की जो रेंज आएगी हमारे पास, ये भी इंक्लूड होगा, ये जो y हमने 0 किया है ये भी इंक्लूड होगा इस इक्वेशन के मुताबिक। y 0 पुट करने से अगर x 0 आ जाए तो ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हमारी जो
रेंज होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर्स यानी माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी। अच्छा बेटा, अगर सवाल में इस तरह होता हमारे पास, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसमें जरा जीरो पुट करते हैं। जब इधर जीरो पुट करेंगे तो एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, तो एक्स प्लस 1, तो एक्स का आंसर हमें क्या मिलेगा, -1। ये कंडीशन उनके लिए जब y जीरो पुट करने से इनवर्स फंक्शन के अंदर ये वैल्यू जीरो आ जाए इसके अंदर, तो रेंज यही है। अगर x का आंसर जीरो ना आए y जीरो पुट करने से, तो फिर रेंज ये बनती है कि उसे हम एक्सक्लूड कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो ये आपने इस पॉइंट को नोट कर लेना है, ठीक है बेटा। डायरेक्ट भी कर सकते थे हम, लेकिन ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है यहां पर। तो यहां पर हमारी एग्जांपल नंबर 3 कंप्लीट है। नेक्स्ट 4 स्टार्ट करते हैं अब। चल बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब हमने इसकी डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है, यानी इस फंक्शन की हमने डोमेन बतानी है और इस फंक्शन की रेंज भी बतानी है, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, यहां पर जो हमारे पास फंक्शन है वो स्क्वायर रूट फॉर्म के अंदर है। तो स्क्वायर रूट के अंदर ये आपको मालूम है, अगर हमारा आंसर नेगेटिव आ जाए यानी -1, कैलकुलेटर पे भी देख लेते हैं। कैलकुलेटर पे हम लिखते हैं स्क्वायर रूट -1, जो मर्जी नेगेटिव नंबर लिख लें, -1 लिखते हैं। तो मैथ एरर डज नॉट एग्जिस्ट। वैसे तो हमें मालूम है ये अयोटा के बराबर होता है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन हमने रियल नंबर्स को देखना है। यहां पर हमारे पास अगर माइनस नंबर आ गया तो वो तो डिफाइंड नहीं होगा हमारे लिए। तो हमने पहले ये देखना कि हमारा आंसर किस पे एग्जिस्ट करता है, किस नंबर के लिए डिफाइंड होगा। जब भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई फंक्शन आ जाए, तो अंदर वाले फंक्शन को आपने सिंप्लीफाई करना है डोमेन के लिए। कैसे सिंप्लीफाई करना है, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, यानी ये फंक्शन डिफाइंड जिस पर वैल्यू एग्जिस्ट करेगी स्क्वायर रूट फंक्शन की, जो अंदर फंक्शन है उसे आपने पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव से मुराद ग्रेटर और इक्वल टू 0। अगर इसका आंसर पॉजिटिव होगा ग्रेटर इक्वल टू 0, तो इसका आंसर एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चेक करते हैं एक्स की कौन सी वैल्यूज के लिए ये डिफाइंड है। चले जी, सॉरी अनडिफाइंड। इधर जाके ये -9, इधर आके प्लस, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस में आता है। जब इनइक्वलिटी आ जाए तो प्लस माइनस नंबर के साथ नहीं लगाना, आपने वेरिएबल के साथ लगाना होता है, फिर हमारा आंसर एक्यूरेट बनेगा। अगर आप इसके साथ लगाएंगे तो आपका आंसर अनवैलिड हो जाएगा। तो जब स्क्वायर रूट इनइक्वलिटी के लिए लेना है तो आपने प्लस माइनस वेरिएबल के साथ लगाना है। तो यहां पर हमारे पास x ग्रेटर देन 3 और एक पॉजिटिव के साथ और एक माइनस के साथ, ये आंसर बनता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये तो हमारा ओके हो गया, लेकिन इसको भी पॉजिटिव बनाते हैं। जब इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो इसकी इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी -1 के साथ मल्टीप्लाई करने से। जब इसको नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अब ये इसकी डोमेन है, यानी x ग्रेटर देन पर भी ये फंक्शन डिफाइंड यानी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और x लेस देन इक्वल के लिए भी ये फंक्शन डिफाइंड यानी इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। चलिए जी, एक रियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए। -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहां पर दरमियान में 0। स्टार्टिंग में मैंने बताया स्क्वायर रूट फंक्शन जब भी आ जाए, अंदर वाले फंक्शन को डिफाइंड यानी वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी, इसको ग्रेटर देन 0 रख के x की वैल्यूज निकालें। ये x की वैल्यूज आ चुकी, एक पॉजिटिव 3 वो यहां पर कहीं पर होगा और एक -3 वो यहां पर कहीं पर होगा x की वैल्यू। ये वाली वैल्यू बताती है पॉजिटिव वाली, x ग्रेटर यानी इसकी तरफ जाना पॉजिटिव इन्फिनिटी। एक तो ये डोमेन का पार्ट होगा, ये वाला पोर्शन हमारे पास, और x लेस देन -3 यानी ये वाला पोर्शन, -3 यानी
ये जो दरमियान वाला हिस्सा है इस पर हमारा फंक्शन डिफाइंड यानी इस पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर फॉर एग्जांपल इसमें से कोई भी नंबर लें, जैसे 0 है, मैं इधर 0 पुट करूं, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, -9, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर नंबर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस इंटरवल में से को जो भी आप नंबर लेंगे उस पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो पूरी रियल लाइन -इंफिनिटी से इंफिनिटी, एक तो ये डोमेन का पार्ट होगा ये वाला इंटरवल, और दूसरा ये पार्ट होगा हमारे पास डोमेन का। ठीक है, दो पार्ट्स बनते हैं। तो फाइनली जो डोमेन होगी हमारे पास इस फंक्शन की, -इंफिनिटी से -3, -इंफिनिटी से -3, यहां पे छोटी ब्रैकेट यूज करनी, इंफिनिटी के लिए बड़ी ब्रैकेट यूज नहीं करनी, बात याद रखिए। और यहां पर हमारे पास इक्वल का साइन आया था, लेस और इक्वल, जब लेस और इक्वल आए तो यहां पर बड़ी ब्रैकेट आपने करनी है, यहां पर छोटी करेंगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। इससे मुराद है क्लोज्ड इंटरवल, ये भी शामिल है। जब -3 पुट करें उस पर भी हमें आंसर 0 मिल जाता है। यूनियन, एक तो ये डोमेन का हिस्सा आ गया, ये लिख दिया। अब इसको लिखते हैं 3 से इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी, इंफिनिटी ओपन इंटरवल, छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। x ग्रेटर इक्वल, ये 3 के साथ इक्वल का साइन भी है तो बड़ी ब्रैकेट यूज करेंगे, तो ये डोमेन आएगी हमारे पास इसकी। अब आते हैं रेंज की तरफ। रेंज कैसे कैलकुलेट करनी है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव, जैसे मैं स्टार्टिंग के अंदर बता चुका हूं। चाहे आप -3 पुट करें चाहे 3 पुट करें, मिनिमम आंसर 0 मिलना है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन जब भी आ जाए, सिंपल स्क्वायर रूट, अंदर जैसा मर्जी फंक्शन हो, उसकी जो रेंज होती है नॉन नेगेटिव रियल नंबर, 0 से इंफिनिटी, इस तरह वो स्क्वायर रूट लिख दिया, 0 से इंफिनिटी, मिनिमम आंसर इसका 0 होगा, पॉजिटिव नंबर आंसर आएगा। इधर जैसे मैंने यहां पर लिखा था, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, बाहर इसके साथ साइन क्या है, प्लस का ऑलवेज। ठीक है, ये हमारे पास डोमेन और ये रेंज, इसको हम इन अदर वर्ड्स नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स भी लिख सकते हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो यहां पर हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुकी है। चल बेटा एग्जांपल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 2 की। स्टेटमेंट हमारे पास है, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 1, ये हमें लीनियर फंक्शन गिवन है, वेयर डोमेन एंड को डोमेन आर ऑल रियल नंबर्स, यानी इस फंक्शन की डोमेन हो चाहे को डोमेन हो वो रियल नंबर है, और शो करना है इज बाइजेक्टिव, यानी ये जो फंक्शन हमें गिवन है इसे बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। तो बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ती हैं। अ फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव इफ 1 1 एंड ऑन 2, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसके लिए जरूरी है कि वो 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। ये दोनों कंडीशंस हम चेक करेंगे इस फंक्शन के लिए, अगर वो सेटिस्फाइड कर गई तो वो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के मुताबिक। अगर हमने किसी फंक्शन को चेक करना है कि वो 1 1 है, क्योंकि पहले हमने इसे बाइजेक्टिव प्रूफ करना है, तो 4 1 1 के लिए हेडिंग दे देते हैं। दो मेथड्स हैं, इक्वल नॉट इक्वल इनपुट करने से, ये इनपुट है, और हम आउटपुट भी नॉट इक्वल आए। डेफिनेशन ये है, अगर हम इनपुट को नॉट इक्वल रखें, ये इनपुट वैल्यू है हमारे पास फंक्शन की, अगर ये नॉट इक्वल है तो हमारा आंसर भी नॉट इक्वल आए, आउटपुट भी इक्वल ना आए, तो वो भी 1 1 होता है। एक तो ये तरीका कार है। दूसरा, जैसे आपकी बुक में सोल्व है, इक्वल आउटपुट रखने से हमारा आंसर इक्वल इनपुट आए, इसे इनपुट बोलते हैं x1 x2 को। यहां पर भी x1 x2 इनपुट है। यहां पर चाहे आप ये कंडीशन यूज कर ले चाहे ये कंडीशन यूज कर ले, मैं इस कंडीशन को यूज करूंगा प्रूफ करने के लिए, यानी ये दोनों बराबर रखने से अगर हमारा आंसर ये इक्वल आ जाए, यानी x1 इक्वल x2,
तो वो 1 1 होता है। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये फंक्शन है फॉर 1 1 इक्वल आउटपुट यानी एफ ऑफ x1 इक्वल एफ ऑफ x2, इन दोनों को इक्वल रखने से हमने आंसर ये बनाना है कि x1 इक्वल x2। ठीक है बेटा, चले जी, ये एफ ऑफ एक्स है, इस x की जगह पहले हमने x1 पुट करना है, तो x1 प्लस 1 आ जाएगा, ये x1 प्लस 1 इस फंक्शन के मुताबिक एफ ऑफ x2, यहां पर x2 की जगह सॉरी x की जगह अब x2 पुट करेंगे, x2 प्लस वन इधर ले आते हैं एक को, तो यहां पर आने से ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो दिस इंप्लाइज इक्वल आउटपुट रखने से इक्वल इनपुट आ चुकी है। सो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती है, जैसे मैंने डेफिनेशन के मुताबिक बताया, इन दोनों को सेम रखने से x1 x2 क्या आ गया, इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स इज 1 1, ये फंक्शन हमारे पास 1 1 है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया, इस कंडीशन को यूज नहीं किया मैंने, इस कंडीशन को यूज करके 1 1 फंक्शन बना दिया। अब आते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ, ऑन टू की तरफ। अगर ऑन टू भी हो गया, ठीक है, तो फिर हमारे लिए प्रूफ करना, हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा, जो हमने प्रूफ करना है कि ये बाइजेक्टिव है। अच्छा बेटा, यहां पर दो तरीकेकार है, एक तो रेंज और कोडोमेन। बात को समझना आपने, जैसे कि उसने यहां पे कोडोमेन बता दिए कि इसकी जो कोडोमेन है वो क्या है, हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है। इधर लिख लेते हैं आपकी आसानी के लिए कि इस फंक्शन की जो कोडोमेन हमें गिवन है, डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं और इसकी कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है। लेकिन रेंज हमने फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एक पॉइंट को नोट कर लीजिए, जो रेंज होती है वो ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन होती है। अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए तो वो कंडीशन ऑन टू के लिए होती है, लेकिन बाय डेफिनेशन के मुताबिक जरूरी नहीं हमेशा कोडोमेन और रेंज इक्वल हो। तो मोस्टली केसेस के अंदर हमारे पास जो रेंज होती है वो सबसेट होती है किसकी, कोडोमेन की। इस पॉइंट को याद रखिए, ये रिमार्क्स मैं पहले बता चुका अपने वीडियो लेक्चर्स के अंदर। अब आते हैं, आपकी बुक के मुताबिक वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल बता देता हूं। पहले इसकी रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि हमें रेंज वाले मेथड से चलते हैं ताकि इजी हो जाए। ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन की बात याद रखिएगा, उसकी डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है और रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। जो मर्जी इनपुट करें वही हमें आउटपुट मिलेगा। जो इसकी रेंज होगी वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होगी। ठीक है, ये सिंपल याद रखिए, एग्जामिनर को भी पता, आपने जस्ट एक लाइन के अंदर इसका आंसर दे देना। अभी बुक में भी सॉल्व किया, लेकिन ये सिंपल मेथड है, इसी से सॉल्व करें। बट हमें क्या गिवन है, कोडोमेन। कोडोमेन भी हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, वो हमें गिवन थी। ये लीनियर फंक्शन की रेंज मैंने आपको बता दी हमेशा क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। हेंस सो रेंज इक्वल किसकी आ गई, कोडोमेन के। अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए तो फंक्शन हमेशा क्या होता है, 1 1। ठीक है बेटा, हेंस ये 1 1 भी हो चुका है और सॉरी ऑन टू। अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल आ जाए तो फंक्शन ऑन टू होता है। तो ये फंक्शन 1 1 भी ओके हो गया और ऑन टू भी हो गया। हेंस एफ ऑफ एक्स इज बाइजेक्टिव, क्योंकि जो फंक्शन 1 1 हो, ऑन टू हो, तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। ये प्रूव्ड कर दी हमने एग्जांपल नंबर 5। ठीक है बेटा, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल थी। नेक्स्ट एग्जांपल 6 स्टार्ट करते हैं अब। चल बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2। हमें एक क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है वेयर द डोमेन एंड कोडोमेन आर ऑल रियल नंबर्स। इसकी भी डोमेन और कोडोमेन हमारे पास रियल नंबर्स है। और प्रूफ क्या करना है,
ना ये 1 है, ना ये ऑन टू फंक्शन है। इससे ऊपर वाली एग्जांपल हमें बाइजेक्टिव प्रूफ की थी। बाइजेक्टिव 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को हमने ये बताना है कि ना 1 होता है ना ऑन टू होता है। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट नोट कर लीजिए आप। जब हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था तब मैंने आपको यहां पर बताया था, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक फंक्शन आर टिपिकली नॉट 1 ये 1 नहीं होते। जैसे यहां पर ये क्वाड्रेटिक है, ये हमेशा 1 नहीं होते। एंटायर डोमेन के ऊपर, पूरी डोमेन पर ये 1 नहीं होते। इस पॉइंट को नोट कर लें, जो कि आपकी बुक में यहां पर लिखा हुआ है। लेकिन वहां पर सॉरी, वहां पर हम प्रूफ करके दिखाएंगे ये क्यों 1 नहीं होता। ठीक है, ये चीज पूरी इंटायर डोमेन में अगर डोमेन को स्प्लिट कर दिया जाए, पोर्शन बना दिया जाए, जैसे यहां पर डिफाइन भी है, तो फिर वो हमारे पास 1 बन सकता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, तो पॉइंट को नोट कर लीजिएगा आप। अब आगे आते हैं जी, इसको ऑन टू भी, ये ना इसे हमने शो करना, ना ये 1 है ना ये ऑन टू है। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, यहां पर हमारे पास ये एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। अब हमने इसे चेक करना है पहले फॉर 1 के लिए। किसके लिए? फॉर 1 सॉरी, कि फंक्शन 1 है या नहीं। तो आपको मैंने बताया है कि इनपुट सेम ना रखने से अगर आउटपुट सेम ना आए तो फिर वो हमारे पास 1 ही होता है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में मैं इस अप्रोच को लेके चलूंगा। इस अप्रोच को आपकी बुक में डिफाइन किया हुआ है, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन अब मैं डायरेक्ट इसको सोल्व करूंगा इस अप्रोच के मुताबिक। ठीक है, इधर लाइन लिखेंगे, इट बिकॉज क्वाड्रेटिक फंक्शन आर नॉट 1 ऑन एंटायर डोमेन। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, एंटायर डोमेन यानी डोमेन क्या हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर। उसकी रीजन देयरफॉर, अगर मैं लेट कर लेता हूं यहां पर, जैसे मैंने कहा, अगर मैं दो नंबर्स को डिफरेंट नंबर्स लेके अगर मेरी डिफरेंट आउटपुट आ जाए, कैसे देखिए जरा, मैं x1 ले लेता हूं यहां पे 2 और x2 ले लेता हूं यहां पर -2। यहां पर हमारे पास x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है। इस अप्रोच को लेके चलना है कि डिफरेंट नंबर लिए x1 इज नॉट इक्वल टू x2, जैसे आपको नजर आ रहा है। तो हमारा आंसर अगर ये आएगा तो 1 होगा। आप देखिएगा ये सेम नहीं बल्कि सेम बन जाएंगे, डिफरेंट नहीं आएंगे, सेम आंसर आ जाएगा इनका। ठीक है, चलो जी, देयरफॉर इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाएगा एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2। इधर लेके चलते हैं तो एफ ऑफ x1 क्या है हमारे पास, इधर पुट कीजिए 2। पहली वैल्यू 2 है, दूसरी वैल्यू क्या है -2। तो यहां पे पुट करते हैं 2 का स्क्वायर -2 -2 का स्क्वायर -2, 4 -2 4 -2। ये तो सेम आ चुका, लेकिन विच कंट्राडिक्ट, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है कि हमारी आउटपुट डिफरेंट नहीं आई, आउटपुट सेम आ चुकी। देखिए डेफिनेशन के मुताबिक, इस अप्रोच के मुताबिक डिफरेंट इनपुट से डिफरेंट आउटपुट आनी चाहिए, लेकिन यहां पे डिफरेंट इनपुट से सेम आउटपुट आ रही है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रही हमारे पास। ठीक है, दिस शोज दैट एफ ऑफ एक्स इज नॉट 1 ठीक है, सिंपल अप्रोच है, कोई डिफरेंट करने की जरूरत नहीं आपको। अब आते हैं रेंज की तरफ। किसके लिए? सॉरी, ऑन टू के लिए। फॉर ऑन टू के लिए हेडिंग दे देते हैं। ऑन टू के लिए सेम अप्रोच को यूज करेंगे। रेंज और कोडोमेन अगर ये इक्वल आती है तो ऑन टू होता है। अच्छा बेटा, यहां पर देखिए आपकी बुक में
जो कोडोमेन हमें दी है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स दी हुई है, ठीक है। हमारे पास इधर लिख लीजिए, यानी कि डोमेन भी हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है, पूरा वर्ड लिख लीजिएगा, और रेंज भी हमारे पास, सॉरी, कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है। डोमेन भी रियल नंबर सवाल के अंदर, कोडोमेन भी रियल नंबर। अगर रेंज ऑफ फंक्शन और कोडोमेन, जैसे कोडोमेन ये हमारे पास अगर इक्वल आ गए तो ऑन टू, अदरवाइज ऑन टू नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। नाउ फॉर ऑन टू, ये हमारे पास फंक्शन दिया है, ठीक है। अब इसकी रेंज कैलकुलेट करने का चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम पढ़ चुके हैं। अब इसको मैं सॉल्व करने का, आप कैलकुलेट करने का तरीकाकार बताता हूं, क्वाड्रेटिक की हम रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि आपकी बुक के अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है चैप्टर नंबर 3 के अंदर, इसी को फॉलो करूंगा। ये क्वाड्रेटिक ही बनती, इसी के मुताबिक इसके अंदर कन्वर्ट करके, इसके अंदर कंपेयर करके इसके हम डोमेन और रेंज बड़ी आसानी के साथ बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ कंपेयर करने के लिए पहले मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं, जो चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ चुके हैं। इसको मैं लिख सकता हूं स्क्वायर को x माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 2, और साथ में क्या हो रहा है 1 मल्टीप्लाई। अब मैं इसको कंपेयर करता हूं इस हेडिंग के साथ, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लें। ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म के अंदर ये इक्वेशन है जो चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इधर से वैल्यूज कंपेयर करें, ए की वैल्यू क्या हमारे पास, अगर ऊपर वाली से कंपेयर करें, ऊपर वाली से कंपेयर करें, ए की वैल्यू 1 है हमारे पास, एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, और के की वैल्यू कंपेयर करें किसके बराबर है -2, ठीक है बेटा। ये चीज आ चुकी है हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने रेंज कैलकुलेट करने के लिए। अब देखिए अगर ये पॉजिटिव हो ए की वैल्यू, जब ए एच और के की वैल्यू निकाल लें आप, उसके बाद क्या करना है कि ये देखिएगा अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे यहां पर मुझे शो हो रहा है कंपेयर करने से ए की वैल्यू 1 है क्योंकि इसका 1 मल्टीपल है, तो उसका रेंज का फार्मूला जो हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ चुके हैं, ये के से इंफिनिटी होता है, याद रखें सिंपल। तो के की वैल्यू क्या हमारे पास -2 से इंफिनिटी, ये रेंज आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। लेकिन कोडोमेन, बट कोडोमेन हमारे पास क्या दी थी, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी। सो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो हेंस एफ ऑफ एक्स इज आल्सो नॉट ए ऑन टू फंक्शन। तो ये हमने सिंपल बता दिया कि एग्जाम्पल नंबर 6 जो प्रूफ करना था जैसे कि आपकी बुक के अंदर है कि ये ना 1 है ना ऑन टू है, इधर हमने सिंपल डिफरेंट आउटपुट लेने से, लेकिन सेम आ चुका, डिफरेंट आना चाहिए तो वो 1 नहीं बना, तो ये 1 नहीं है। और इस डेफिनेशन के मुताबिक, ये डेफिनेशन जस्ट क्वाड्रेटिक के ऊपर अप्लाई कर रही है और किसी फंक्शन के ऊपर नहीं। तो ये रेंज कैलकुलेट करने का ये फार्मूला होता है। तो जब रेंज आ गई, अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो यहां पर एग्जांपल नंबर 6 अगर आपको याद हो, मैंने आपको मेरे जो वीडियो लेक्चर्स है उसके अंदर ये क्यूबिक वाला सॉल्व करवाया था, इसको मैंने 1 करवाया था ग्राफिकल हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट की मदद से। आप इसको हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट की मदद से भी बता सकते हैं कि ये वाला 1 है या नहीं, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। तो मैंने आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसको तो सोल्व किया है, लेकिन ये डिफरेंट अप्रोच यूज की है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग आसानी हो। तो यहां पर अभी तक हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 1 to 6 तमाम कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बेटा स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स आगे 7 से ऑनवर्ड एक्सरसाइज 2.2 से, ठीक है। 2.2 की जो एग्जाम्पल वो स्टार्ट करते हैं। अब चलो बेटा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 की एग्जाम्पल नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लीनियर फंक्शन। ये हमें एक लीनियर फंक्शन गिवन है और इसके हमने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने हैं विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस से मुराद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर
ये लीनियर फंक्शन कहां पर कट करता है? लीनियर का हमें मालूम है ज्योमेट्रिकली इसकी स्ट्रेट लाइन बनती है शेप, कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ कहां पर कट करता है वो ग्राफिकली हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 ये गिवन है। जब भी आपने ग्राफिकली लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो दो काम करने पड़ते हैं हमें। एक, हमें उसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है हमारे पास? फर्स्ट स्टेप, एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करते हैं y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। जब y 0 पुट करेंगे तो हमें x कंपोनेंट मिल जाएगा कि वो लाइन x एक्सिस पर कहां पर कट करती है। इसमें रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा 2x प्लस 3, 6 इधर आगे माइनस, 2 इधर आके डिवाइड। तो यहां पर हमारे पास जो x की वैल्यू मिलेगी हमें -3 मिलेगी। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा x एक्सिस का, तो वो आ जाएगा हमारे पास x कंपोनेंट -3 और y कंपोनेंट 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने x इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया है, इसी तरह हम y इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट करेंगे। जब आपने y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो फिर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, इसमें x 0 पुट करके y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हम रिप्लेस करते हैं यहां पर, तो y इक्वल 2 इंटू 0 प्लस 6, मल्टीप्लाई करने से ये 0, तो हमारे पास y कंपोनेंट कितना आ गया? वो 6 आ जाएगा। तो देयरफॉर जो पॉइंट आ गया हमारे पास x कंपोनेंट 0 और y कंपोनेंट का आंसर कितना आ गया? 6। यानी एक हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ चुका हमारे पास। ठीक है, अच्छा, जैसे कि उसने स्टेटमेंट के अंदर कहा था कि आपने ग्राफिकली भी बताना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, वो हमें विजुअलाइज भी करने, नजर भी आने चाहिए। अच्छा बेटा, यहां पर दो मेथड्स हैं, आप सिंपल पेपर के ऊपर भी बना सकते हैं, ग्राफ के ऊपर भी। ग्राफ के ऊपर एक्यूरेसी ज्यादा आती है और पंजाब बोर्ड के अंदर आपको इसी तरह का छोटे खानों का ग्राफ दिया जाता है। जब भी आप पेपर देने के लिए जाएंगे तो एग्जामिनर आपको बिल्कुल इसी तरह का छोटे डिब्बों वाला ग्राफ देगा, तो इसी पर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी एक्यूरेसी ज्यादा आए। सिंपल पेपर पर भी बना सकते हैं लेकिन इस पर एक्यूरेसी ज्यादा आती है क्योंकि ये हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बॉक्स। ठीक है बेटा, मेजरमेंट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, इजीली हम विजुअलाइज कर लेते हैं। चलो जी, इसके ऊपर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अच्छा बेटा, हमारे पास दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए थे, एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए, मैंने पहले से ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। आपको ये वन बिग स्क्वायर नजर आ रहा है, इधर आप लिख लें अलोंग एक्स एक्सिस वन स्क्वायर लिख लें, बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये बड़ा खाना, ये वाला उसकी जो लेंथ है ये वाली, ये हमारे पास 1 यूनिट की आएगी। कितनी? 1 यूनिट। इसी तरह अलोंग वाई एक्सिस पर भी मैं इसी तरह यूनिट लूंगा, 1 स्क्वायर, 1 बिग स्क्वायर किसके बराबर? 1 यूनिट के बराबर। तो हमारे लिए ग्राफ ड्रॉ करना आसान हो जाएगा ताकि एग्जामिनर को पता भी हो कि आपने लेंथ कैसी रखी है स्क्वायर बॉक्सेस की। ठीक है बेटा, चलो जी पॉइंट्स मार्क करते हैं। पॉइंट्स मार्क करते हैं हम। पहला पॉइंट एक्स एक्सिस, एक्स इंटरसेप्ट से मुराद ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आती है? -3। आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन पॉइंट होता है, इधर पॉजिटिव वैल्यू एक्स की और इधर नेगेटिव वैल्यूज एक्स की। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई एक्स एक्सिस पर? एक्स इंटरसेप्ट -3, -1, -2, -3। तो आपने इसको सर्कल कर लेना, ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट बनता है हमारे पास -3, 0। ठीक है बेटा, और y एक्सिस पर y की वैल्यू कितनी बनती है? +6। ऊपर की जानिब होगा 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट आ जाएगा दूसरा और इस पॉइंट को मेंशन करेंगे 0 6, ये 0 6 ये वाला पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा यहां पर। ठीक है बेटा, चलो जी इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं। जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा यहां पर।
तो ये आ जाएगी हमारे पास सिंपल ये वाला ग्राफ। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास ड्रॉ हो चुकी है। ग्राफ किसका आ चुका, y इक्वल टू एक्स प्लस 6। कोई मुश्किल ग्राफ नहीं होते, बड़े सिंपल से ग्राफ होते हैं इस तरह हमारे पास। ठीक है, ये लीनियर फंक्शन दिया था और लीनियर फंक्शन का हमेशा ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ आए, ये आ चुका और ये आ चुका। तो फाइनली हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट है। अब एग्जाम्पल नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। चल बेटा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 की एग्जाम्पल नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, हमें एक ये लीनियर फंक्शन गिवन है और एक ये लीनियर फंक्शन गिवन है। ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर फंक्शन है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी एक पॉइंट मिलेगा जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करें, और ग्राफिकली हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, ना कि इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। जैसे आपको नजर आ रहा है, हम बिल्कुल इसी तरह इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब हमारे पास यहां पर दो लीनियर इक्वेशंस है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड। ठीक है बेटा, जैसे मैंने यहां पर लिख ली, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन और ये सेकंड लीनियर इक्वेशन। जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 7 के एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट किए, इसके भी इसी तरह कैलकुलेट करेंगे दोनों लाइंस के। ठीक है बेटा, तो हेडिंग कंबाइन दूंगा मैं, तो यहां पर आ जाएगा एक्स इंटरसेप्ट। जब आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है इन दोनों लीनियर फंक्शंस का, तो हमें मालूम है, तो पुट क्या करना पड़ता है हमें, y इक्वल टू 0। इसमें भी रिप्लेस करूंगा मैं और इसमें भी रिप्लेस साथ साथ लेके चलेंगे हम। ठीक है, पहले मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं y 0 पुट करके। इसमें 0 पुट करते हैं तो यह आ जाएगा 3x प्लस 2, ये इधर आके माइनस हो जाएगा और 3x ये इधर आके डिवाइड होगा। तो फाइनली हमारे पास जो x की वैल्यू -2/3 विच इज डेसिमल में 0.67 बनती है हमारे पास। ठीक है, अब बिल्कुल इसके पैरेलल दूसरी वाली भी फाइंड आउट कर लेते हैं साथ ही। इसमें भी 0 पुट करते हैं, y 0 पुट करेंगे तो -x प्लस 6। x नेगेटिव है, इसको इधर ले आते हैं हम। जब इसको इधर लेकर आएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 के इक्विवेलेंट, यानी इसका भी हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गया। तो देयरफॉर पॉइंट, इसका पॉइंट आएगा x की वैल्यू 6, y कंपोनेंट 0, लेकिन इसका जो पॉइंट मिलेगा हमें, x की वैल्यू ये बनती है हमारे पास -0.67 यानी 2/3 और ये 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, दोनों लाइंस के हमने x इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लिए। अब बारी किसकी है नेक्स्ट, कि ये y एक्सिस पर कहां कट करते हैं, y इंटरसेप्ट। जब आप y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे तो हमें पुट करना पड़ता है x इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस के अंदर x की वैल्यू 0 पुट करके y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम। चले बेटा सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पर रिप्लेस करते हैं हम। चले जी, x की वैल्यू यहां पे मैं 0 रिप्लेस कर रहा हूं, तो y इक्वल 3 इंटू 0 प्लस 2। इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करने से हमें y की वैल्यू 2 मिलेगी। तो इसका जो हमारे पास पॉइंट मिलेगा y एक्सिस के ऊपर, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, ये चीज आ जाएगी। ठीक है बेटा, बिल्कुल इसके पैरेलल हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 0 यहां पे पुट करनी है, तो y -0, यहां पर x की वैल्यू 0 प्लस 6, नेगेटिव 0 0 ही होता है, तो 0 प्लस 6, तो फाइनल कितना आ जाएगा 6। तो ये पॉइंट भी हमारे पास कितना आ गया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 आ चुकी। ठीक है बेटा, अब ये फर्स्ट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये सेकंड लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 1 बाय 1 लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बड़ी आसानी के साथ हमें मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास उसी तरह मैंने ग्राफ को रिप्रेजेंट कर लिया है जैसे पहले किया था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग 1 बिग स्क्वायर 1 यूनिट के बराबर ही रखा है। ठीक है, ताकि हमें ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी हो। चले जी, पहला पॉइंट, ये फर्स्ट लाइन को पहले ड्रॉ करते, इस लाइन को। तो हमारे पास x की वैल्यू नेगेटिव है
0.67 मार्क करते हैं। ये कहां पर मिलती है हमें, ये 0 आ जाएगा, एक्स एक्सिस ये हमारे पास, ये हमारे पास -1 है यहां पर, ये -1 से छोटा नंबर है, इसके हाफ यहां पे बनता है, इससे थोड़ा सा आगे कहीं पर ये पॉइंट होगा हमारे पास, ठीक है, -0.67 आपने इसे मार्क कर लेना है, छोटे डिब्बे काउंट करके 2, ठीक है बेटा। उसके बाद y की वैल्यू हमारे पास कितनी है इस लाइन की, 2, +2, 1 और ये 2, इसको आपने सर्कल कर लेना है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट आ गया, ये पॉइंट हमारे पास क्या बनता है, -0.67 और इसका कंपोनेंट 0, और ये पॉइंट हमारे पास क्या बनता है, ये वाला है, इसको मार्क कर लेते हैं यहां पे, ये आ जाएगा 0.2, ठीक है बेटा। अब इन दोनों लाइंस को मिलाएंगे तो फर्स्ट लाइन हमारे पास ड्रॉ हो जाएगी। चले जी, पहली लाइन ड्रॉ करते हैं हम। जब इन पॉइंट्स को मैंने मिलाना है तो मेरे पास ये लाइन बिल्कुल इस तरह कहीं आएगी, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन आ चुकी है हमारे पास, इधर लिख लेते हैं y = 3x + 2, क्लियर है बेटा, ये फर्स्ट लाइन। अब दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। दूसरी लाइन के कंपोनेंट्स क्या हमारे पास, वो ये कंपोनेंट बनते हैं, इसमें x की वैल्यू 6, यानी x एक्सिस पर ये पॉइंट होगा, x की वैल्यू 6 पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6, ये पहला पॉइंट आ चुका, इसे मार्क कर लेते हैं, इस लाइन का ये पॉइंट x एक्सिस पर 6 0 आ गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये बनता है 0 6, यानी y की वैल्यू भी 6 है, पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट मार्क कर लें, ये वाला पॉइंट हमारे पास बनेगा 0 6 के बराबर, ठीक है। इस लाइन के ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा दोनों लाइंस का, ठीक है बेटा। चले जी, दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, जब इनको मिलाएंगे तो ये लाइन मेरे पास यूं कुछ ड्रॉ होगी, आपको नजर आ रहा है। एक मेरे पास ये वाली लाइन है फर्स्ट लाइन, और दूसरी लाइन मेरे पास ये थी y = -x + 6। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना था, वो ये बनता है, ये सेकेंड लाइन और ये फर्स्ट लाइन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने बताना है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा ग्राफिकली। अब आपको बड़ी आसानी के साथ नजर आएगा अगर आप गौर से देखें कि इसका x कंपोनेंट, इसके बिल्कुल नीचे x कंपोनेंट देखें आप, ये वाला मैं डॉटेड लाइन में नीचे लेकर आ रहा हूं, ये इसका x कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आती है, 1 के बराबर आती है हमारे पास, ठीक है। बिल्कुल इसके पैरेलल y कंपोनेंट कितना आता है, 5 आता है। देखिए ग्राफ से आपको बड़ी आसानी के साथ, एक्यूरेसी के साथ आपको आंसर मिलता है ग्राफिकली, बड़ी कंप्लीटली विजुअलाइज नजर आ रहा हमें, जैसे आपकी बुक में भी है, आपकी बुक में भी आपको नजर आएगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 5 बनता है, ठीक है। और यहां पर भी मेरा ग्राफ के मुताबिक 1 5 ही आंसर आ रहा है, ठीक बेटा। तो हेंस लाइन लिख लेनी है, हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, वो क्या आता है हमारे पास, 1 5। तो यहां पर हमारी एग्जांपल नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुकी है। ये दो लाइंस हमें दी थी, उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया कंप्लीट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल 9 स्टार्ट करते हैं। अब चल बेटा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है सॉल्व द लीनियर फंक्शन एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन ग्राफिकली। एक हमारे पास लीनियर फंक्शन गिवन है, दूसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकली, जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और हमें मालूम है जो लीनियर होता है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, और जो क्वाड्रेटिक होता है उसका पैराबोलिक शेप्ड बनता है। ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले ये 3 डायग्राम्स नोट कर लीजिए एमसीक्यूज के तौर पर। अगर एक पैराबोला और हमारे पास स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो 2 सॉल्यूशंस मिलते हैं हमें।
अगर एक पैराबोला और एक लाइन एक पॉइंट पे कट करे या उधर से पास करे तो हमें एक सॉल्यूशन मिलता है। अगर पैराबोला और हमारे पास स्ट्रेट लाइन कहीं पर भी इंटरसेक्ट ना करे तो वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, हैज नो सॉल्यूशन उन इक्वेशंस का। ठीक है बेटा, चलिए अब स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 9। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। पहले हम लीनियर का वैसे ही जैसे अभी हम एग्जांपल नंबर 8 सॉल्व करके आए हैं। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले टेक कौन सी इक्वेशन, ये वाली, टेक लीनियर फंक्शन। वो क्या हमारे पास याद है, y इक्वल माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 3। अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, वो पहले मैं बता चुका हूं। सॉरी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर कहां कट करेगी, उसके लिए पहले हमें एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, पुट करते हैं y इक्वल टू 0। इसमें y0 पुट करते हैं तो आ जाएगा 0 इक्वल माइनस एक्स प्लस 3। एक्स इधर आ जाएगा तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया एक्स एक्सिस के ऊपर। क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं इस लाइन का। तो y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है हमने तो क्या करना पड़ता है, पुट करते हैं हम x इक्वल टू 0। x0 हम यहां पे रिप्लेस करेंगे इसके अंदर, तो y इक्वल माइनस 0, एक्स की वैल्यू 0 प्लस 3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो y का आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर। तो देयरफॉर पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, यानी इसका x एक्सिस पर भी पॉइंट आ गया और y एक्सिस पर। ये तो हमारे पास आ चुका है। ठीक है बेटा, अच्छा ग्राफ हम कंबाइन ड्रॉ करेंगे, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करें। अब नेक्स्ट स्टेप, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, टेक सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन हमारे पास क्वाड्रेटिक है, कौन सा है, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक के अंदर हम जस्ट एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं, वाई इंटरसेप्ट नहीं, हमें जस्ट एक्स इंटरसेप्ट की जरूरत पड़ती है और इसका वर्टेक्स। दो चीजें वो कैसे कैलकुलेट करते हो, चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहली बात मैंने क्या बताई, आपने क्या फाइंड आउट करना है, एक्स इंटरसेप्ट, यानी ये पैराबोला एक्स एक्सिस से कहां से गुजर के जाएगी। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू 0, y0 पुट करते हैं तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। y0 चाहे इधर कर ले इधर कर ले, एक ही बात है। अब ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। इसको सॉल्व करके हमारे पास दो रूट्स आएंगे, यानी वो पैराबोला क्वाड्रेटिक एक्स एक्सिस से कहां से गुजर के जाएगी ये देखना अब हमने। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती। चलिए नेक्स्ट स्टेप, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहां से मेंशन कर लेते हैं, a किसके बराबर है 1 के बराबर, b किसके बराबर है -6 और 3c की वैल्यू हमारे पास। ठीक है, बाय फॉर्मूला लिखते हैं, बाय फॉर्मूला इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो x इक्वल -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x की वैल्यू कितनी है -6 पुट करते हैं, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या आ गई 1 और c की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ चुकी, डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, यह आंसर आ जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36, यह आ जाएगा -4 3 12 डिवाइडेड बाय 2। तो फाइनली ये आ जाएगा अंडर रूट 24 डिवाइडेड बाय 2। अंडर रूट 24 का जो आंसर आता है हमारे पास वो बनता है 2 स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। ऊपर से 2 कॉमन आता है, जब 2 कॉमन आएगा तो इधर आ जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। ठीक है बेटा,
अब आगे इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स को वन बाय वन। तो पहला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव, आइदर x किसके बराबर आ गया 3 माइनस √6, और दूसरा पॉइंट क्या आ गया, और ये वाला पॉइंट। इनकी डेसिमल वैल्यूज कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। जब हम इनकी डेसिमल वैल्यू चेक करेंगे कैलकुलेटर से 3 माइनस √6, तो डेसिमल में हमारे पास 0.55 बनता है। तो 0.55 को राउंड अबाउट कर लेते हैं, 0.6 कर लेते हैं। इसी तरह प्लस वाली वैल्यूज को भी चेक करते हैं। तो ये डेसिमल में हमारे पास आएगी 5.45, 5.5 कर लेते हैं, 5.5 अराउंड अबाउट। ठीक है, ये डेसिमल में रिप्लेस करने के बाद हमारे लिए सॉल्व करना आसान होगा। अच्छा बेटा, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में एक्स इंटरसेप्ट कैलकुलेट करते हैं, वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट नहीं करते क्वाड्रेटिक के अंदर। लेकिन इसके लिए हम वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे, यानी ये कहां से स्टार्ट होगा पैराबोला जो इसकी शेप बनती है। तो वर्टेक्स के लिए थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बता दूं। वर्टेक्स ये इनिशियल पॉइंट होता है। अब ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर बेसिक्स है। क्वाड्रेटिक फंक्शन दो तरह के ग्राफ होते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव हो तो अपवर्ड ऊपर की जानिब बनता है, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 1 विच इज ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव है, ये अपवर्ड होगी, इस शेप में ऊपर की जानिब बनेगी। लेकिन वर्टेक्स कैलकुलेट, वर्टेक्स होता है एच के, जहां से पैराबोला स्टार्ट होता है, जैसे ये आपको स्क्रीन के में नजर आ रहा है, ये भी वर्टेक्स है। ये फार्मूला एच का इस तरह फाइंड आउट करेंगे, के का इस तरह फाइंड आउट करेंगे। ये चैप्टर नंबर 3 के फार्मूले, ये आपको याद होने चाहिए। तो जब भी ग्राफ ड्रॉ करना हो क्वाड्रेटिक का, एक्स इंटरसेप्ट के साथ क्या फाइंड आउट करना होता है वर्टेक्स। तो एच पहले लिख लेते हैं, एच का फार्मूला। एच फाइंड आउट करने के लिए हमें वैल्यू, फार्मूला होता है हमारे पास -b/2a। चलिए जी, रिप्लेस करते हैं। b की वैल्यू कितनी है -6, जैसे हमें स्टार्टिंग में हमने मेंशन कर ली थी। b की वैल्यू कितनी है -6 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू कितनी है 1। जब इसे सॉल्व करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, आंसर कितना आ जाएगा 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो एज तो आ चुका। अब दूसरा कंपोनेंट वो हमारे पास के का फॉर्मूला आता है हमारे पास c -b²/2 4a, c -b²/4a। जैसे कि आपकी बुक के अंदर ये दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर पैराबोला का वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए। चले जी, इसमें वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। तो ये आ जाएगा सी की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है -6 का स्क्वायर 4a सॉरी, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर 36 डिवाइड बाय 4, ये कैंसिल आउट होगा, इधर बचेगा 9, के आ जाएगा इक्वल 3 माइनस 9। तो के की फाइनल वैल्यू किसके बराबर आएगी हमारे पास -6। देयरफॉर वर्टेक्स एच के विच इज इक्वल टू 3 और -6। ये इनिशियल पॉइंट भी हमारे पास पैराबोला का आ चुका। ठीक है बेटा, अब हमने इसका ग्राफ लेबल करना है एक्स वाई प्लेन के ऊपर। अब आपने ग्राफ को समझना है। पहले हम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसके मैंने एक्स इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट किया, वाई इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट किया। पहले हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे यहां पर। चलिए जी, पहला कंपोनेंट एक्स की वैल्यू कितनी है 3, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, इसे भी काउंट कर लेते 1 2 3 4 5 6। एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3, ये एक्स एक्सिस है 1 2 3, इसे सर्कल कर लेते हैं हम। ठीक है बेटा, उसके बाद y इंटरसेप्ट, y की वैल्यू कितनी है, ये भी हमारे पास कितनी बनती है 3 के बराबर बनती है 1 2 3, इसको भी यहां पर सर्कल कर लेते हैं। ये दोनों पॉइंट्स, ये वाला और ये वाला, इस लीनियर फंक्शन के हैं। तो लीनियर का ग्राफ हमें मालूम है वो किस तरह बनता है, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है बेटा,
तो स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करने लगा इन दोनों को मिला के, तो ये मेरे पास आ जाएगी, ये फर्स्ट लाइन स्ट्रेट लाइन आ चुकी। ये कौन सी लाइन है जी? y इक्वल माइनस एक्स प्लस 3, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। अब दूसरा हमारे पास है पैराबोला। पैराबोला के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो ये हमारे पास पॉइंट्स आए, x की दो वैल्यूज, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू। पहले तो ये मार्क कर लेते हैं, ये कहां पर हमें मिलती हैं। सॉरी, ये x एक्सिस पर हमने इसको सोल्व किया था। सोल्व करते करते इसके आंसर हमें ये मिले थे। चले जी, 0.6, ये 1 यूनिट है। 0 तो यहां पर होगा, इसके छोटे 6 डिब्बे काउंट करने हैं आपने। 1 2 3 4 5 और यहां पर ये वाला पॉइंट होगा 6 वाला, इसको मैं सर्कल कर रहा हूं। ठीक है, छोटे छोटे डिब्बे हैं, चाहे आपको स्क्रीन पर नजर ना आए, जब आप खुद ग्राफ बनाएंगे आपको नजर आएंगे छोटे छोटे डिब्बे। उसका नेक्स्ट पॉइंट है 5.5, ये 5 है और ये 6 है। इनके मिडल में ये वाला दरमियान वाला ये पॉइंट बनेगा हमारे पास। ये पॉइंट भी आ गया, ये पॉइंट भी आ गया। इधर से इस पैराबोला ने गुजरना है। अब वर्टेक्स ये हमारे पास, ये हमारे पास h, ये h की वैल्यू और ये k की वैल्यू, ये उसका x कंपोनेंट होता है और ये उसका y कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट वर्टेक्स में x कंपोनेंट 3 है, तो ये 3 हमें नजर आया बिल्कुल इधर इसके नीचे कोरस्पॉन्डिंग। y की वैल्यू कितनी है? -6, नीचे की जानिब आना है। ये y पॉजिटिव, अब y नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6, यानी इस 3 के नीचे आना हमने, बिल्कुल इसके नीचे। कहां पर? ये 6, देखिए जरा, ये 3 के बिल्कुल नीचे और ये 6, ये वाला वर्टेक्स मिलेगा। तो ये वर्टेक्स होगा हमारे पास x कंपोनेंट 3 और y कंपोनेंट इसका -6। सॉरी। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट बात आपने समझनी है कि ये जो पैराबोला होता है ये यू शेप्ड होता है। किस शेप में होता है? यू शेप्ड। ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर बातें लिखी हुई है हमारे पास, जो ये यू शेप्ड होता है। यहां पर मेंशन करता है ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड होगा, यानी ऊपर की जानिब बनेगा अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस बात को ज़हन नशीन कर लें। अब आपको यहां पर ये स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है, a की वैल्यू 1 विच इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव, अपवर्ड होगा। किस तरफ होगा? ये अपवर्ड, इसका ग्राफ। यानी इसने यहां से शुरू होना है, इन 2 पॉइंट से, ये 2 पॉइंट जो मैंने सर्कल किए थे ना ये वाले, इन्हीं से गुजर के जाएगा ये वाला। ठीक है, उल्टा करके बना लेते हैं ताकि हमें गुजारने में आसानी हो। हमारा ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सॉरी पॉजिटिव वाई एक्सिस इस तरफ है, ऊपर की जानिब बनाना है। मैं थोड़ा सा ग्राफ को रोटेट कर रहा हूं आपकी आसानी के लिए, जो मैंने ड्रॉ करना है। ठीक है बेटा, चले जी, इन 2 पॉइंट से गुजारना है इस पॉइंट को कर्व की शक्ल में, यू शेड मैं ऊपर लेकर आऊंगा इसकी। तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरफ, बिल्कुल इसके पैरेलल इधर से गुजारना है मुझे। देखिए थोड़ा सा होगा लेकिन यू शेप्ड आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये आपको नजर भी आ रहा है। अब ऊपर अपवर्ड, आप देख लीजिए। ठीक है, ये ऊपर की जानिब हमारे पास बन चुका। जैसे मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूं, आपकी बुक में भी बिल्कुल ऐसे ही है। ये लाइन और ये यू शेप्ड ऊपर की जानिब ये बना दिया, बिल्कुल उसी तरह बना हमारे पास ग्राफ। हमने फाइंड करने थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो अब हमने बताना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे। ये इधर मार्क कर लें, ये हमारे पास पैराबोला y इक्वल एक्स स्क्वायर -6x + 3, ये पैराबोला ये यू शेप्ड में आ रहा हमारे पास। ठीक, अब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाली लाइन और ये वाली यू शेप्ड, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मालूम है, ये स्ट्रेट लाइन का भी है। वो ये वाला पॉइंट था जो शुरू में मैंने मार्क नहीं किया, ऐसे मार्क कर लेते 3 0। ठीक है, और
ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा कि इसका कंपोनेंट क्या होगा। इसके दो कंपोनेंट होते हैं हमारे पास, एक एक्स कंपोनेंट, काउंट करिए जरा, मार्क कर लेते हैं। देखिए इसके बिल्कुल ये एक्स कंपोनेंट है, इसके ऊपर एक्स कंपोनेंट की वैल्यू चेक कीजिए, ये 5 है, क्या लिखा हुआ है 5, यानी एक्स कंपोनेंट की वैल्यू 5 है। और बिल्कुल इसके सीध में वाई, ऊपर वाई पॉजिटिव नीचे वाई नेगेटिव, वाई डैश कर लें इसे, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी बनती है वाई की, -2। सॉरी, तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं हमारे पास, एक 30 और एक 5 - 2, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर क्या आ जाएंगे हमारे पास, पहला पॉइंट लिख लेते हैं जी, पहला पॉइंट ये 3 0 एंड दूसरा पॉइंट क्या गया 5 - 2। तो यहां पर हमारी एग्जांपल नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है बेटा, थोड़ी सी लेंथी थी लेकिन इससे रिलेटेड आपकी बुक के अंदर क्वेश्चंस भी हैं, अगर वो आते हैं तो फिर ये ड्रॉ करना आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 की एग्जांपल नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। ग्राफ द स्क्वायर रूट फंक्शन, हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अच्छा बेटा, जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाए, आपने जब ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, आप नेगेटिव वैल्यू अज्यूम नहीं करेंगे। जैसे आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है, आपकी एग्जांपल जैसे सॉल्व की है, एक्स जो लिया है 0 से लेकर 10 तमाम पॉजिटिव नंबर्स लिए हैं। ये याद रखिए, x ग्रेटर देन 0 रखेंगे जब आपने स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो नेगेटिव वैल्यूज नहीं कंसिडर करनी इस केस के अंदर, सिर्फ स्क्वायर रूट फंक्शंस के अंदर। और जो फंक्शन दूसरा आ जाए उसमें हम कर सकते हैं क्यूब रूट आ जाए, फोर्थ रूट आ जाए, उसके अंदर ये कर सकते हैं। जैसे आपको नजर भी आ रहा है ये क्यूब रूट वाला है, इसके अंदर हम ये वैल्यूज नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं और पॉजिटिव वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, बुक में सोल्व भी है लेकिन आपको सोल्व करना सिखा देते हैं कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। तो 0 से लेकर 10 वैल्यूज ले ली यहां पर हमने, तो यहां पर आपने अपने कैलकुलेटर पर सिंपलिसिटी के लिए अपना इस तरह का फंक्शन बना लेना, 2 स्क्वायर रूट एक्स, एक्स की पहले वैल्यू क्या है 0 मैं लिख रहा हूं, आगे क्या लिखा +1। जब आपने 0 पुट करके इसको प्रेस करना है तो आपको आंसर कितना मिलना है 1 के बराबर। अब 1 by 1 जहां पर 0 है उससे नेक्स्ट नंबर गया 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 के इक्वल आ जाएगी। जब आप नेक्स्ट नंबर रिप्लेस करेंगे 2, तो आपको डेसिमल में ये 3.83 मिलेगी। जब आप नेक्स्ट 2 की जगह क्या पुट करेंगे 3, तो आपको ये डेसिमल में नंबर मिलेगा 4.6। ठीक है, मैंने 3-4 वैल्यूज आपको बता दी हैं, बाकी आपने खुद कैलकुलेट कर लेनी है। तो यहां पर आपकी बुक के अंदर इसको 4.5 इक्विवेलेंट रखा हुआ है, 4.5 ही कर लेते हैं। और नेक्स्ट में आपका आंसर आता है 5, 4 पुट करने से, फिर 5.5 आता है, फिर 5.9। इसी तरह आपने वैल्यूज कैलकुलेटर से चेकआउट कर लेनी है, जैसे मैंने 2-3 आपको बता दी तमाम की तमाम। तो ये तमाम वैल्यूज 0 से लेकर 10 तक इसमें रिप्लेस करेंगे, आपको ये y की वैल्यूज भी मिल जाएंगी। अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस आ गया हमारे पास। ठीक, अब देखिए बेटा 1 by 1 कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू, x की वैल्यू 0, यहां पर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 1, x 0, इसके बिल्कुल ऊपर y की वैल्यू 1, ये सर्कल कर लेना आपने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पॉइंट क्या बनता है 1 के अगेंस्ट y की वैल्यू कितनी है 3, ये 1 है, और इसके बिल्कुल ऊपर y की वैल्यू 1 के ऊपर ये 3, इसको आपने सर्कल कर लेना है। उसके बाद 2 पुट करने से 3.83, ये 2 पुट करने से 3.83, ये छोटे डिब्बे काउंट करने 8, ये 3 है, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5, 6, 7, 8, तो ये मैंने मार्क कर लिया ये वाला नंबर। उसको 3 पुट करने से 4.5, 4.5, 3 पुट करने से 4.5, ये 4 नजर आ रहा है आपको,
इसका हाफ, ये 5 और ये 4, इसके दरमियान वाला पॉइंट ये आ गया हमारे पास। उसके बाद 5 पुट करने से 5.5, 5 पुट करने से 5.5, ये 5 और ये 5 हमारे पास। तो इसके दरमियान 5 और 6 के दरमियान ये पॉइंट बनता है, इसको यहां पे सर्कल कर ले और मार्क कर ले। 6 पुट करने से 5.9, 6 पुट करने से 5.9 बिल्कुल इसके ऊपर, ये 6 है, इसके एक डिब्बा नीचे ये सर्कल कर ले। 7 पुट करने से 6.3, 7 पुट करने से 6.3, तो ये 6.1, 6.2, 6.3, 3 डब्बे ऊपर मार्क कर ले 6 के ऊपर। उसके बाद 8 पुट करने से 6.7, ये 8 है, बिल्कुल इसके ऊपर आपने जाना है। ये 6 है, 6.1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 मार्क कर दिया मैंने। उसके बाद 9 पुट करने से 7, जब 9 पुट करेंगे तो 7, ये 9 बिल्कुल ऊपर, ये 7 आपको नजर आ रहा है, लास्ट वाला नंबर जो स्क्रीन पर आपको नजर आएगा ये 7 और बिल्कुल 10 के ऊपर 7.3, ये 7 है, 1, 2, 3, तो ये हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है बेटा, ये सर्कल्स आ चुके, तमाम नंबर जो मैंने मार्क कर दिए। अब इनको कर्व की शक्ल में, स्ट्रेट लाइन नहीं, स्क्वायर रूट का जो ग्राफ बनता है वो कर्व की शक्ल में होता है, स्मूथ कर्व बनता है हमारे पास। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स को इनिशियली यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि कर्व स्मूथ ही हो हमारे पास। लें जी बेटा, कर्व स्मूथ बन चुकी है हमारे पास। ठीक है तो ये ग्राफ भी हमारे पास एग्जांपल नंबर 10 कंप्लीट है। नेक्स्ट 11 स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। ग्राफ द क्यूब रूट। अब हमने क्यूब रूट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है और हमें मालूम है जो क्यूब रूट होता है उसकी जो पावर होगी वो 1/3 होती है, यानी इस फंक्शन का हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। अच्छा बेटा, अभी हमने स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया, इसमें जस्ट हमने पॉजिटिव वैल्यू अज्यूम करनी होती, नेगेटिव कंसीडर नहीं करनी होती। जब क्यूब रूट की बात करेंगे इसमें हम नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। जैसे आपकी बुक में उसने नंबर्स मार्क किए वैसे ही लेके चलते हैं। अब ये एग्जांपल हमारे पास है, -5 से लेकर 5 तक, ये आपकी चॉइस होती है एक्स वाले नंबर लेना, उसने कहीं मेंशन नहीं किया, ये आपकी चॉइस होगी। तो -5 से लेकर +5 तक। अब इसे कैलकुलेटर से चेक करते हैं कैसे क्यूब रूट लेंगे। जैसे मुझे ये फंक्शन पहले लिखना है क्यूब रूट, शिफ्ट प्रेस करें तो ये हमारे पास क्यूब रूट ऊपर ये सिंबल आ जाएगा, ये वाला। पहला नंबर क्या है, -5, आगे फंक्शन में क्या है, -1। जब -1 लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 1.8, -1.8। उसके बाद -5 के बाद नंबर क्या है, -4 लेते हैं। यहां पर 5 की जगह 4 कंसिडर कर लेते हैं। जब 4 कंसिडर करेंगे हमारे पास ये नंबर आएगा 1.7, तो इसे मार्क कर लेते हैं 1.7। उसके बाद इसी तरह एक और नंबर कर लेते हैं प्रैक्टिस, फिर आपने खुद करनी है। तो यार 1.6 के अराउंड अबाउट, -1.6। जब ये पुट करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आपको -1.4 देगा। जब ये पुट करेंगे ये आपको -1.3 देगा, ये पुट करने से -1 देगा और 1 चेक करते हैं जी। अब यहां पर पॉजिटिव नंबर स्टार्ट हो चुके, जब 1 पुट करेंगे उसका आंसर क्या दे रहा है, 0 के बराबर। 2 को भी चेक कर लेते हैं, 1 की जगह 2, जब 1 की जगह 2 पुट करेंगे तो ये हमें 1 आंसर देगा। इसी तरह आपने तमाम नंबर्स चेक कर लेते हैं, 1.3, 1.4 और 1.6, ये आपकी बुक के अंदर मेंशन्ड है, लेकिन आपको भी प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए कि नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाते हैं। अब इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं ठीक है, चले। अच्छा बेटा, यहां पर वैल्यूज, ये एक्स एक्सिस आ गया और ये वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस मैंने 1 यूनिट ही रखा है। कितना यूनिट रखा है, 1 यूनिट रखा है। लेकिन अलोंग वाई एक्सिस 1 बिग स्क्वायर 0.5 रखा है। कितना रखा है, 0.5। ये हमारी चॉइस होती है, लेकिन ग्राफ दिखाई भी देना चाहिए, इतना छोटा भी ना बने ताकि
स्मूथ ग्राफ ना बने, स्मूथ ग्राफ की तरफ जाएंगे जैसे आपकी बुक में बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये 0.5 अलोंग वाई एक्सिस 1 बिग स्क्वायर, अलोंग एक्स एक्सिस 1 यूनिट, ये रखा मैंने। अब आते हैं पहले नंबर की तरफ। पहला नंबर क्या है, -5 एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू ये है -5, इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है -1.8, -1.8 ये नीचे यहां पर कहीं पर होगा, ये -2 है, इसके बिल्कुल नीचे ये -1.5, तो यहां पर ये वाला पॉइंट कहीं पर होगा, इसे मार्क कर लेते हैं। यहां से ये 2 से थोड़ा सा ऊपर छोटे छोटे डिब्बे हैं, आपने काउंट कर लेने हैं। नेक्स्ट नंबर -4 पुट करने से 1.7 माइनस में, तो ये -4 पुट करने से 1.7 तकरीबन यहां पर कहीं पर होगा, क्योंकि ये वाली लाइन किसकी है, -1.7 की, सॉरी 5 की। उसके बाद 3 पुट करने से यहां पर हमारे पास 1.6, बिल्कुल इस 1.5 के नीचे। उसके बाद 2 पुट करने से -2 पुट करने से -1.4, ये आ गया हमारे पास -2, ये 1.5 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक। उसके बाद -1 पुट करने से 1.3 में, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 एक्स की वैल्यू, और ये बिल्कुल इसके नीचे यहां पर कहीं पर ये दरमियान में ये वाला नंबर होगा -1.3। अब 0, ये 0 और ये -1, 0 पुट करने से -1, ये 0 जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलता है, 0 के बिल्कुल नीचे -1, तो ये सर्कल कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद 1 पुट करने से 0, यानी जब हम 1 पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, उसकी वैल्यू 0, 1 और ये 0 इसी के ऊपर होता है। 1 के कोरस्पॉन्डिंग अगर वैल्यू 0 हो तो वो उसी को आपने मार्क करना होता है, ये बात याद रखिए। उसके बाद 2 पुट करने से 1 आता है, 2 पुट करने से 1, ये 2 के बिल्कुल ऊपर यहां पर 1 है, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1, ये सर्कल कर दिया। उसके बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू 3, 1.3, ये हमारे पास आ गया 3 और 1.3 दरमियान में 1.5 है, उसका दरमियान बनेगा वो यहां पर कहीं पर होगा, ठीक है। उसके बाद 4 पुट करने से 1.4, 4 पुट करने से 1.4, ये 1.3 वाला था, इससे थोड़ा सा ऊपर यहां पर मार्क कर लेते हैं, और ये आ जाएगा 5 पुट करने से 1.6, 5 पुट करने से 1.6, ये 1.5 के इससे थोड़ा सा ऊपर ये वाला पॉइंट, ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो हमने ये सर्कल मार्क कर लिए। अब इन सर्कल को ज्वाइन करना है कर्व की शक्ल में, ठीक है बेटा। चले स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इनको ज्वाइन कर लूं क्योंकि उसका कर्व शेप ज्यादा है, तो पहले ये सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इनको इस तरह ज्वाइन कर देते हैं और ये आ जाएगा हमारे पास, थोड़ा सा इधर से तिरछा हो गया, लेकिन ये एस शेप्ड बनेगा हमारे पास, ठीक है। कोशिश करनी है स्मूथ ग्राफ बनाए, थोड़ा सा एरर आ सकता है क्योंकि बहुत छोटे नंबर है और डेसिमल हमारा जो डब्बे हैं ग्राफ के वो भी बहुत छोटे छोटे हैं। तो बिल्कुल एस शेप सांप की तरह आपको नजर आ रहा है, देखें ऐसे एस शेप की तरह। तो ये एस शेप भी हमारा ग्राफ कंप्लीट हुआ है। तो एग्जांपल नंबर 11 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ ए स्टॉक फॉलोज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। ये हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल गिवन है स्टॉक्स का, ठीक है। आगे जो फंक्शन हमें गिवन है पी ऑफ टी, पी नॉट, वेयर पी नॉट इज द इनिशियल स्टॉक प्राइस, जो हमारे पास इनिशियल स्टॉक है उसकी प्राइस है। आर इज द ग्रोथ रेट, जो एक्सपोनेंशियल के अंदर आर है हमारे पास वो ग्रोथ रेट पर ईयर है, और टी भी द टाइम पीरियड इन ईयर्स है। आगे स्टेटमेंट में वो कहता है सपोज अ स्टॉक इज करंटली वैल्यूड एट ₹5,000, यानी जो करंटली प्राइस है हमारे पास स्टॉक की, ये जो प्राइस हमें गिवन है ये इनिशियल स्टॉक प्राइस के हमारे पास करंटली ये वैल्यू है। एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू ग्रो, वो ग्रो करेगी इस रेट के ऊपर। ये हमारे पास आर की वैल्यू गिवन है। आर की वैल्यू कितनी गिवन है 5%, और ये इनिशियल प्राइस स्टॉक हमें गिवन है पी नॉट। आगे उसे दो चीजें पूछी हैं। फाइंड फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक आफ्टर 10 ईयर्स,
10 साल के बाद ये हमारे पास टी की वैल्यू गिवन है, किसकी, टी की वैल्यू गिवन है, और हमने पी ऑफ टी यानी 10 साल बाद कितना स्टॉक होगा ये बताना है इसके अंदर। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। ये हमें फंक्शन गिवन है और साथ में जो फर्स्ट पार्ट की वैल्यूज गिवन है, पी नॉट जैसे मैंने आपको बता दिया 5000, और आर हमारे पास ग्रोथ रेट है 5%, इसको कैलकुलेटर से चेक करेंगे हमारे पास ये बनेगा 0.05, और फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या मेंशन है, टी आफ्टर 10 इयर्स, कितना टाइम पीरियड दिया, 10 इयर्स के बाद स्टॉक कितना होगा ये मेंशन बताना है हमने। ठीक है, चलो जी इसमें वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। देयरफॉर पी ऑफ टी इक्वल, पी नॉट की वैल्यू कितनी है 5000 मल्टीप्लाई बाई ई रेस टू पावर आर, आर की वैल्यू ग्रोथ रेट कितना 5%, 0.05, और टी हमारे पास कितना है 10 इयर्स। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा आफ्टर 10 इयर्स के बाद। चलो जी 5000 मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट ई की वैल्यू चेक करते हैं, रेस टू पावर में हमारे पास बनती है 0.05 मल्टीप्लाई 10, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, तो फाइनल आंसर हमारे पास जो देगा आफ्टर 10 इयर्स ये हमारे पास स्टॉक होगा 8243.61, ये हमारे पास स्टॉक्स अवेलेबल होगा अगर इस ग्रोथ रेट के ऊपर हम चलेंगे। ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट है। अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कहता है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, यानी हमने टाइम बताना है, इसके अंदर टाइम पीरियड टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। विल द स्टॉक डबल, स्टॉक कितना आ जाएगा डबल, स्टॉक को हमने किसके साथ रिप्रेजेंट किया था, पी ऑफ टी के साथ। जब डबल होगा तो वो इनिशियल का डबल बनेगा, हमारे पास इनिशियल कितना था 5000, तो पी नॉट, तो ये हमारे पास पी ऑफ टी की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स पी नॉट, और हमने फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड कितने साल बाद वो डबल होगा, जबकि इनिशियल ग्रोथ हमारे पास 5000 है। ठीक है, सॉरी इनिशियल स्टॉक 5000 है। चलो जी अगेन स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। अब आते हैं एंड सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट के अंदर हमने टाइम पीरियड बताना है, जबकि हमारी जो स्टॉक है वो कितना हो चुका है, डबल हो जाए। कब डबल होगा, टाइम पीरियड बताना है, ये काम कर रहा है। नाउ जो हमारे पास फंक्शन मॉडल गिवन है उसी को यूज करेंगे। तो पी ऑफ टी किसके बराबर था स्टार्टिंग में, पी नॉट ई रेस टू पावर आर टी, इसकी वैल्यू कितनी है 2 टाइम्स पी नॉट, ये पी नॉट वैसे ही, और अभी इसको जरा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, टी को पहले सेपरेट करके लास्ट में वैल्यू रिप्लेस करेंगे। ये इधर आगे क्या होगा डिवाइड, ये डिवाइड होगा तो आर टी, ये और ये कैंसर, ये आ जाएगा 2 टाइम्स हमारे पास ये वैल्यू बनेगी। तो नेक्स्ट स्टेप में ये ई, इसको टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड्स लेके सॉल्व करेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड्स, तो लेफ्ट साइड में भी नेचुरल लॉग आएगा, राइट साइड में भी नेचुरल लॉग आएगा हमारे पास। ठीक है, और लॉग का रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, अगर पावर है वो मल्टीपल में आ जाती है, नेचुरल लॉग ऑफ ई, तो नेचुरल लॉग ऑफ ई की वैल्यू 1 होती है हमारे पास। तो फाइनली हमारे पास ln2 आर टी, हमने किसे कैलकुलेट करना है, टी, आर नीचे आगे क्या होगा डिवाइड, तो इसकी वैल्यू रिप्लेस करके हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, क्या ग्रोथ रेट थी 0.05। अब आगे कैलकुलेटर का काम है, यूज करते हैं नेचुरल लॉग 2 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13.86 अप्रोक्सीमेट 14 ईयर्स। आफ्टर 14 ईयर्स हमारे पास स्टॉक क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहां पर हमारी एग्जांपल नंबर 12 भी कंप्लीट हो चुकी। बड़े सिंपल से सवाल है, हमें मॉडल गिवन था, हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर उसके 10 सालों के बाद देखी कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होगा, और उसी मॉडल को यूज करते हुए हमने ये बताया कि कितना साल लगेगा उसे जो इनिशियल स्टॉक का डबल होने में, तो 14 साल लगेंगे डबल होने में इस ग्रोथ रेट के मुताबिक। ठीक बेटा, नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर की, चैप्टर नंबर 2 की। चल बेटा नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल नंबर 13 चैप्टर नंबर 2 की, और ये इस चैप्टर की लास्ट एग्जांपल्स है। इससे पहले एग्जांपल नंबर 1 to 12 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट कर चुके हैं।
चले स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इन अ लेक इन पार्ट्स पर मिलियन डिके ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। ये हमें कंसंट्रेशन फंक्शन गिवन है पोल्यूटेंट इन अ लेक, जो कि लेक के अंदर पोल्यूटेंट है हमारे पास, वेयर टी इज द टाइम इन डेज, जो टी हमारे पास डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है सिंस द पोल्यूटेंट वाज इंट्रोड्यूस, जब से पोल्यूटेंट स्टार्ट हुआ है। इसके दो पार्ट्स हैं बेटा, हमें ये फंक्शन गिवन है। फर्स्ट पार्ट में कहता है व्हाट इज अ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन से मुराद आपने सी ऑफ टी की वैल्यू बतानी है आफ्टर 4 डेज, यानी टी की वैल्यू 4 पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, कंसंट्रेशन आफ्टर 4 डेज। चले स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास सी ऑफ टी फंक्शन गिवन है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने कंसंट्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आफ्टर 4 डेज, यानी टी की वैल्यू कितनी है 4, देयरफॉर इसमें पुट करते हैं टी की जगह सी ऑफ 4 100 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 1, टी की वैल्यू कितनी है 4, इसमें रिप्लेस करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं अंडर रूट 5। अब कैलकुलेटर से एक ही दफा सोल्व कर लेते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू है 100 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5, तो ये हमें मिलेगा डेसिमल के अंदर 44.72 पर मिलियन के हिसाब से, जैसे कि आपकी बुक के अंदर इसका यूनिट डिफाइन है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका, सेकंड पार्ट आफ्टर हाउ मेनी डेज, डेज से मुराद टाइम बताना है कि टाइम कितना लगेगा, विल कंसंट्रेशन ड्रॉप बिलो, के कंसंट्रेशन बिलो ड्रॉप करेगा, इसके मुताबिक। ये हमें सी ऑफ टी की वैल्यू गिवन है और हमने टी फाइंड करना है फॉर सेकंड पार्ट, एंड सेकंड पार्ट के अंदर हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है और सी ऑफ टी बिलो 10 ppm ये हमें गिवन है, इसमें रिप्लेस करके सॉल्व करते हैं। देयरफॉर तो ये वैल्यू 10 सी की है, लेफ्ट साइड पे तो 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा 100 टी प्लस 1, ये डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस 1 इक्वल 100, और 10 इधर आके क्या हो जाएगा राइट साइड पे, यहां पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस 1 100 डिवाइडेड बाई 10, ये कैंसिल आउट होकर 10 रह जाएगा, 100 स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये 10 हमारे पास 10 का भी स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल आउट, टी प्लस 1 इज इक्वल टू 100, तो ये कितना आ जाएगा फाइनली हमारे पास 99 डेज। 99 डेज के बाद जो पोल्यूटेंट होगा वो डिके करेगा, बिलो होगा आफ्टर 10 डेज। तो यहां पर हमारी एग्जांपल नंबर 13 भी कंप्लीट हो चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर वन शॉट के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 की तमाम एग्जांपल्स को फॉलो किया है, एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 13। आपको इसी वीडियो लेक्चर के अंदर तमाम सॉल्यूशंस मैंने सॉल्व करवा दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 की एग्जाम्पल्स।